हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका महर्षि दयानंद कंप्यूटर साक्षरता मिशन MDCSM के नाम से चैनल है मेरा। मैं मनोरमा लेक्चर लेके आया हूं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का लेक्चर आज हम करेंगे सिंहद वंश। सिंहद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है, ये फोर्थ वंश। दिल्ली सल्तनत कर रहे थे हम। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो कि 1206 से लेके 1290 तक चला, गुलाम वंश। इसके अंदर हमने 12 राजाओं को देखा। दूसरा वंश 1290 से 1320 तक, खिलजी वंश। थर्ड वंश 1320 से 1414, तुगलक वंश। लास्ट लेक्चरों के अंदर मैं ये करवा चुका हूं, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। इसके अलावा 1206 से लेके 712 से लेके 1206 तक मुस्लिम आक्रमणों को भी देख चुके हैं। मुस्लिम आक्रमण ये भी देख चुके हैं और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दी थी। इसके अंदर 3 वंश देख चुके हैं। चौथा वंश सिंहद वंश स्टार्ट करते हैं आज। सिंहद वंश शुरू होता है 1414 से लेके 1451 तक। 1414 से 1451 तक हम सिंहद वंश को देखेंगे। और सिंहद वंश के अंदर मुख्य रूप से 4 राजा गद्दी के ऊपर बैठते हैं। इन 4 राजाओं के अंदर सबसे पहला शासक जो गद्दी पे बैठा वो है खिज्जर खान। खिज्जर खान गद्दी के ऊपर बैठता है। 1414 से लेके 1421 तक गद्दी के ऊपर बैठेगा। खिज्जर खान जो है 1414 से लेके 1421 तक गद्दी के ऊपर बैठेगा और ये सिंहद वंश का संस्थापक है। क्या है ये? संस्थापक है ये किसका? सिंहद वंश का। सिंहद वंश का ये क्या है? संस्थापक है। इसके अलावा इसके बारे में इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। उसका ये सेनापति था। क्या था? सेनापति। किसका सेनापति था? तैमूर का। तैमूर का क्या था? ये सेनापति था। और इसके टाइम में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती नहीं है। ये खिज्जर खान है। खिज्जर खान मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद 1421 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी के ऊपर बैठता है मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 से लेके 1434 तक गद्दी के ऊपर बैठेगा और इसने एक बुक लिखी तारीख ए मुबारक शाही। इसने एक बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाह जो है 1421 से 1434 तक गद्दी के ऊपर राज करेगा। इसके समय में भी कोई इंपॉर्टेंट होगा नहीं। सिंहद वंश बस नॉर्मली चलता रहेगा, ज्यादा कुछ होता नहीं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट राजा गद्दी के ऊपर बैठेगा। मुबारक शाह की 1434 के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी के ऊपर बैठता है। कौन बैठता है? मोहम्मद शाह गद्दी के ऊपर बैठा। कब बैठा? 1434 से लेके 1444 तक गद्दी के ऊपर बैठता है। कौन बैठता है? मोहम्मद शाह गद्दी के ऊपर बैठा। और इसके समय में अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसने बेलोर लोदी को
खान ए खाना की उपाधि दी, खान ए खाना की उपाधि दी। इसको उपाधि दी बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी कौन था? बहलोल लोधी की बात करें तो कौन था बहलोल लोधी? मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह के समय में ही लाहौर अलग हो गया था। लाहौर दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था, अलग हो गया था। किसने अलग कर दिया था? बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया था। किसके ऊपर? लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया था और ये दिल्ली सल्तनत से क्या हो गया? अलग हो गया। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में ही लाहौर अलग हुआ। वहां का शासक बना बहलोल लोधी और बहलोल लोधी दिल्ली के ऊपर आक्रमण न करे इसलिए मोहम्मद शाह ने क्या किया? इसको खाने खाना की उपाधि दी। खाने खाना मतलब बेटे जैसा। खाने खाना का मतलब क्या है? बेटे जैसा, बेटे जैसा। खाने खाना का मतलब क्या है? बेटे जैसा, बेटे जैसा। ये खाने खाना की उपाधि दी। किसने? मोहम्मद शाह ने उपाधि दी। उसके बाद नेक्स्ट गद्दी के ऊपर कौन बैठता है? उसके बाद नेक्स्ट गद्दी पे बैठता है आलम शाह। आलम शाह गद्दी के ऊपर बैठता है। कब बैठता है? 1444 से 1451, 1444 से लेके 1451 तक गद्दी के ऊपर बैठता है। और इसके समय में अगर बात करें, वैसे तो लास्ट आखिरी राजा था सैयद अवध का, उसके बाद वैसे सैयद अवध खत्म ही हो गया था। लेकिन खत्म कैसे हुआ? खत्म कैसे हुआ अगर ये हम देखें तो जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी है जिस मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि दी थी, ये बहलोल लोधी जो है ये दिल्ली आता है। कहां आता है? दिल्ली। दिल्ली आता है किससे मिलने के लिए? आलम शाह से। आलम शाह से मिलने के लिए आता है। कहां पे आता है? दिल्ली आता है आलम शाह से मिलने के लिए। लेकिन जो आलम शाह है, आलम शाह दिल्ली से भाग गया। दिल्ली से भाग गया। कहां भाग गया? बंदायूं भाग गया। कहां भाग गया? बंदायूं के अंदर भाग गया। ये दिल्ली में आता है मिलने के लिए नॉर्मल तरीके से, लेकिन आलम शाह इसको दिल्ली में मिलता नहीं, वो बंदायूं चला जाता है। फिर इनकी वार्ता होती है, आपस में बातचीत होती है। तो बहलोल लोधी से पूछता है कि तुम कहां चले गए? मैं तो मिलने के लिए आया था। तो इस पर आलम शाह कहता है कि मैं बंदायूं ही ठीक हूं। इस पर बहलोल लोधी कहता है अगर तुम बंदायूं ठीक हो तो दिल्ली में मैं अपना कब्जा कर लेता हूं। मतलब एक तरह से दिल्ली इसने नॉर्मल तरीके से बिना कुछ किसी लड़ाई झगड़े की इसको दिल्ली मिल गई। तो ये सैयद वंश था। इस वंश के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं। सबसे पहला राजा खिज्जर खां है, फिर मुबारक शाह है, फिर मोहम्मद शाह है और आलम शाह है। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। 1414 से 1421 है, 1421 से 34 है, 34 से 44 है और 44 से 51 है। ये टाइम पीरियड है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आज लोधी वंश। बिल्कुल छोटा सा वंश था ये। आगे लोधी वंश स्टार्ट हो जाता है। आलम शाह के बाद लोधी वंश स्टार्ट होगा। तो लोधी वंश को हम करते हैं। लोधी वंश को स्टार्ट कर देता हूं मैं साइड में ही, तब तक आप राइट कर सकते हो। लोधी वंश, लोधी वंश 1451 से लेके और 1526 तक चलेगा। कौन सा वंश चलेगा? लोधी वंश। और लोधी वंश के अंदर सबसे पहला राजा कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी गद्दी के ऊपर कब बैठता है? 1451 से लेके 1488 तक। 1451 से लेके 1488 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठता है? बहलोल लोधी बैठता है। और ये संस्थापक है। क्या है ये? संस्थापक है। किसका? लोधी वंश का। लोधी वंश का ये क्या है? संस्थापक है। कौन है? बहलोल लोधी। और जो ये लोधी वंश है ये अफगानी है। अफगानी है। लोधी क्या है? ये अफगानी वंश है। अफगानी, अफगानी कह सकते हैं इसको। इसके साथ जो सैयद वंश है इसकी बात करूं तो ये शिया मुस्लिम है।
ये शिया मुस्लिम है, ये क्या है, शिया मुस्लिम है। और लोधी क्या है, ये अफगानी है। बहलोल लोधी की अगर बात करें तो इसके अलावा इसके समय में और क्या क्या कार्य होते हैं वो हम देखने का कार्य करते हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा इसके कार्यों की बात करें तो भारत का पहला ये अफगानी वंश है। इसके अलावा इसने अपने नाम से सिक्के जारी किए, अपने नाम से सिक्के जारी किए, नाम से सिक्के जारी करता है, ये सिक्के जारी किए। और ज्यादा कुछ इसके समय में भी कोई कार्य नहीं रहता। बहलोल लोधी के समय ज्यादा कुछ कार्य नहीं रहता है। इसने सिर्फ अपने नाम से कार्य, अपने नाम से क्या किए, सिक्के ही शुरू किए। इसके अलावा अगला शासक बनता है सिकंदर लोधी। कौन बनता है, सिकंदर लोधी गद्दी के ऊपर बैठता है। सिकंदर लोधी 1488 से लेके 1488 से लेके और कब तक गद्दी पे रहता है, ये 1516 तक, 1488 से लेके 1516 तक ये गद्दी के ऊपर रहता है। सिकंदर लोधी की अगर बात करें तो सिकंदर लोधी के कार्यों की अगर बात करें तो इसने क्या शुरू किया, इसने जमीन नापने के लिए, जमीन नापने के लिए सिकंदरी गज के नाम से, सिकंदरी गज, सिकंदरी गज शुरू किया। इसने क्या किया, जमीन को नापने का एक पैमाना बनाया, उसका नाम क्या रखा इसने, सिकंदरी गज। अपने नाम से ही इसने ये पैमाना बनाया, नाम क्या है, सिकंदरी गज। इसके अलावा इसके पास एक कलम होती थी, इसके पास एक कलम होती थी, कलम का नाम है गुलरुखी, कलम का नाम क्या है, गुलरुखी। इससे क्या करता था, कविताएं लिखता था, कविताएं लिखने का शौक था इसको, तो ये क्या करता था, कविताएं लिखता था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की बात करें अगर, और 1504 के अंदर, 1504 में इसने आगरा बसाया। और आगरा के अंदर बात करें तो फेमस जगह है सिकंदरा। आगरा के अंदर बात करें तो एक फेमस जगह है सिकंदरा, जगह इसने बसाई। इसके अलावा 1517 के अंदर, यहाँ 16 की बजाय 17 आएगा, 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर लोधी की। इतने ही कार्य रहेंगे इसके। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेद वंश को मैं कर देता हूं यहां से साफ, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट गद्दी के ऊपर कौन बैठता है, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, इब्राहिम लोधी बैठेगा, इब्राहिम लोधी। गद्दी के ऊपर कौन बैठता है, इब्राहिम लोधी। 1517 से लेकर 1526 तक गद्दी के ऊपर बैठेगा ये। कब से कब तक, इब्राहिम लोधी बैठेगा 1517 से 1526 तक। इसके समय की अगर बात करूं तो इसके समय एक व्यक्ति था फेमस, मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का राजा, नाम है राणा सांगा, राणा सांगा। एक फेमस राजा है राणा सांगा। और कहते हैं इसके शरीर पर युद्धों से लगभग 70 प्लस घाव थे, 70 प्लस घाव थे। और इसके कहते हैं एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, और एक आंख नहीं थी। एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, और एक आंख नहीं थी, लेकिन काफी खौफ था इसका। और इसके पास लगभग 35,000 सैनिक थे, लगभग 35,000 क्या थे, सैनिक थे इसके पास। इब्राहिम लोधी की बात करूं तो इसके पास लगभग 1 लाख की सेना थी, 1 लाख की क्या थी, सेना थी इसके पास। तो ये है, दो व्यक्ति फेमस है, एक इब्राहिम लोधी जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है, एक मेवाड़ का राजा है राजस्थान के अंदर, राणा सांगा। 1517 के अंदर एक युद्ध होता है, 1517 में खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 के अंदर एक युद्ध हो जाता है, खातौली का युद्ध। किस किस के बीच में होता है, राणा सांगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के सैनिक।
जो इब्राहिम लोदी है, मेवाड़ उभरती हुई शक्ति था। इब्राहिम लोदी सोचता है कि सबसे पहले मैं राणा सांगा को खत्म करूंगा, लेकिन युद्ध जैसे ही होता है और एक दुर्ग है, खातौली दुर्ग है, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं इब्राहिम लोदी के सैनिक, कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद युद्ध स्टार्ट होता है राणा सांगा का और इब्राहिम लोदी के सैनिकों का, दोनों का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जीत जाता है और इब्राहिम लोदी के सैनिक हार जाते हैं। और ये सैनिक जब हारकर दिल्ली में पहुंचते हैं तो इनकी जो हालात है, इन सैनिकों की हालत देख के इब्राहिम लोदी है वो कहता है भविष्य में कभी भी क्या है, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है क्या, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, आज के समय में जो पाकिस्तान है उसके पंजाब के अंदर एक व्यक्ति है दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी चचेरा भाई है, चचेरा भाई। किसका चचेरा भाई है? इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई है। और ये दोनों व्यक्ति जो है, राणा सांगा और दौलत खां लोधी, दोनों की मंशा ये है कि इब्राहिम लोधी को किसी भी तरीके से गद्दी से हटा दिया जाए। लेकिन क्योंकि राणा सांगा जो है ये अपने जो एरिया है, मेवाड़ है, उसके अंदर तो काफी शक्तिशाली है, 35,000 सैनिक है, लेकिन इब्राहिम लोधी के पास दिल्ली के अंदर जाके हमला करे इतना, ये भी इतनी पावर इसके अंदर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास लगभग 1 लाख की सेना है। तो इसलिए ये डायरेक्ट आक्रमण न करके किसी तीसरे व्यक्ति को आमंत्रित करता है। इसके साथ दौलत खां लोधी है, वो भी साथ देता है किसका? मेवाड़ के राजा राणा सांगा का। और ये भी उस तीसरे व्यक्ति को बुलाने का कार्य करते हैं। और तीसरा व्यक्ति है कौन? वो तीसरा व्यक्ति है बाबर। एक व्यक्ति है बाबर। बाबर कहां से है? बाबर कहां से है? काबुल से। बाबर है काबुल से। काबुल कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है अफगानिस्तान। आज के समय में तो राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो काबुल से है, काबुल का राजा है कौन? बाबर। और ये इससे पहले भारत के ऊपर 4 बार आक्रमण कर चुका है। कब कर चुका है? 1519 के अंदर, 1520 के अंदर, 1524 के अंदर और फिर से 1524 के अंदर। तो ये 4 आक्रमण इसने पहले से कर दिए हैं भारत के ऊपर। किसने कर दिए हैं? बाबर ने। 1519 के अंदर आता है ये, एक जगह है बहरा, पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान में आक्रमण करता है, लूटपाट करता है। 1519 में चला जाता है। 1520 में आता है एक प्रजाति है यूसुफ जई, एक प्रजाति है यूसुफ जई, वहां आता है, आक्रमण करता है। ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है, पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद 1524 में पंजाब के अंदर आता है। 1524 में फिर से पंजाब के अंदर आता है, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो 4 बार आज के समय में जो पाकिस्तान है, पहली बार बहरा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज के समय में एक यूसुफ जई प्रजाति उसके ऊपर आक्रमण करता है। ये भी पाकिस्तान के बहरा में ही है। और 2 बार पंजाब के ऊपर आक्रमण करता है, पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर। तो 4 बार सक्सेसफुली आक्रमण कर चुका है ये और लूटपाट करके लेके जाता है। अब दोनों को पता है, एक तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा को और दूसरा दौलत खां लोधी को पता है कि एक बाबर नाम का व्यक्ति है और ये लूटना चाहता है भारत को। और लूटना कहा जाता है, ये भारत को लूटना चाहता है और ये आमंत्रित करने का काम करते हैं दिल्ली में। ये दिल्ली में आमंत्रित करते हैं कि इब्राहिम लोधी एक गद्दी के ऊपर बैठा है और इसको आगे लूटना चाहिए। किसको? बाबर को निमंत्रण देते हैं। लेकिन बाबर जो है इसके पास है 12,000 सैनिक, मात्र 12,000 सैनिक है। इसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक है। ये आने से मना कर देता है। लेकिन दोनों के बार बार प्रयास करने के कारण राणा सांगा और दौलत खां लोधी दोनों प्रयास करते हैं इसको बुलाने का और ये लास्ट में एग्री हो जाता है। बाबर एग्री हो जाता है। और किस बात पे एग्री हो जाता है? राणा सांगा इसको कहता है कि मैं मेरे 35,000 सैनिक
भारत में जब तू प्रवेश करेगा तो तेरे को दे दूंगा और तू आराम से इब्राहिम लोदी को हरा सकता है। इसके अलावा दौलत खान लोदी भी ये कहता है कि मैं पूरी सहायता करूंगा इसको हराने में, इब्राहिम लोदी को हराने में। तो इन दोनों की शक्ति मिलकर बाबर ये सोचता है कि मैं जीतने का प्रयास तो करता हूँ, लूटने का प्रयास करता हूँ, और बाबर भारत में आ जाता है। बाबर भारत में आता है कब? 1526 के अंदर भारत में आ जाता है। इससे पहले ये 4 बार आ चुका है, पांचवी बार भारत में आया है। और यहाँ पे होती है पानीपत का युद्ध, पानीपत की लड़ाई। फर्स्ट पानीपत की लड़ाई है ये, पहला बैटल है पानीपत की। 3 लड़ाइयां देखेंगे। ये पानीपत का पहला युद्ध है 1526। किस किस के बीच में होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होगा, दोनों के बीच में पानीपत की लड़ाई होगी। इस युद्ध में कौन जीतेगा ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहां तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से बातचीत कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर जो है 9354811001, ये मेरा मोबाइल नंबर है। नाम है मेरा अमन वर्मा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके मेरे से बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। चैनल मैंने बता ही दिया, मेरा MDCSM के नाम से चैनल है, MDCSM। यहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा रीजनिंग की, मैथ की, पॉलिटी की और भी काफी सारी वीडियो प्रोवाइड कराने की इसके अंदर कोशिश करेंगे। मैं भी कुछ एक वीडियो इसके अंदर डाल भी रखी है, बाकी धीरे धीरे इसके अंदर लेक्चर सारे डाल दिए जाएंगे। किसी को फिर भी किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो इस नंबर पे मेरे से बातचीत कर सकते हैं। 9354811001, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप आप कर सकते हो मेरे से। थैंक यू।